क्या आप जानते हैं कि आरबीआई ने हाल ही में सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। और ये रकम इतनी बड़ी है कि आप सोचिए, ये भारत के पूरे हेल्थ बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आरबीआई, जो कि एक रेगुलेटर है, उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? क्या वो बस नोट छापकर सरकार को दे देता है? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है। और नहीं, ये सिर्फ नोट छापने जितना आसान बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल और शानदार मशीनरी काम करती है। तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जो आपके समय की कद्र करता है और आपके सिलेबस को सिंप्लीफाई करता है। और आज हम इसी मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आरबीआई असल में है क्या, वो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल करता है और ये हमारे यूपीएससी सिलेबस के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन। अगर आप सक्षम हैं और हमारा कंटेंट आपकी तैयारी में सच में वैल्यू ऐड करता है, तो कृपया ज्वाइन बटन दबाकर सदस्य बनने पर विचार करें। आपका समर्थन ही हमें ये वीडियोस जारी रखने की ताकत देता है। और हमारे मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के स्तंभ हैं। हाँ, और सभी के लिए फ्री नोट्स और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए हमारे पास एक विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है, जहां प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज और मॉडल मेंस आंसर्स दिए जाते हैं। तो वहां हमसे जरूर जुड़ें। चलिए तो शुरू करते हैं आरबीआई की सबसे बड़ी ताकत से, यानी पैसे के बहाव को नियंत्रित करने की ताकत। एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग आरबीआई को सिर्फ नोट छापने वाली संस्था के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन इसका असली काम अर्थव्यवस्था का मास्टर कंट्रोलर बनना है। मास्टर कंट्रोलर मतलब ये तय करना कि बाजार में कितना पैसा रहेगा, वो कितना महंगा या सस्ता मिलेगा, और सबसे जरूरी वो किस दिशा में बहेगा। और ये कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ खास हथियार होते हैं ना? हाँ, जिन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है रेपो रेट। हर 2 महीने में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, तो सबकी नजरें इसी पर होती हैं। रेपो रेट को आप आरबीआई का मीटर कह सकते हैं। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के बाकी सभी कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, राइट? कम समय के लिए कर्ज देता है। अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है। सही कहा। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। तो वो भी आगे अपने ग्राहकों के लिए होम लोन, कार लोन सब महंगे कर देते हैं। मतलब लोग कम कर्ज लेते हैं, कम खर्च करते हैं और अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। बिल्कुल। और इसका ठीक उल्टा होता है जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है। और ये सीधे सीधे हमारे जीएस पेपर 3 यानी इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा है। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स में एक सवाल था कि बैंक रेट में वृद्धि का क्या मतलब है। हाँ, और उसका जवाब था टाइट मनी पॉलिसी, मतलब आरबीआई बाजार से पैसा कम कर रहा है। कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन रीपो रेट के अलावा भी तो कुछ टूल्स हैं, जैसे सीआरआर और एसएलआर। ये सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं। पर इनका कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा साधा है। इसे ऐसे समझिए कि जब हमारी तनख्वाह आती है तो हम सारा पैसा खर्च नहीं करते, कुछ इमरजेंसी के लिए अलग रखते हैं ना। हाँ बिल्कुल। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो वो हिस्सा है जो हर बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी का आरबीआई के पास, मतलब घर के बड़े के पास, कैश में सुरक्षित रखना पड़ता है। और इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो हिस्सा है जो बैंक को अपने पास रखना होता है, अपनी तिजोरी में। हाँ, अपनी तिजोरी में लिक्विड एसेट्स के रूप में, जैसे सोना, सरकारी बॉन्ड या कैश, ताकि अगर अचानक कई ग्राहक पैसा निकालने आ जाएं तो बैंक फेल ना हो। मतलब ये दोनों एक तरह से बैंकिंग सिस्टम के सेफ्टी वॉल्व है, कह सकते हैं। और यहीं पर एक और नया टूल बहुत चर्चा में आया है, एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अच्छा, ये रिवर्स रेपो रेट से कैसे अलग है? एसडीएफ असल में रिवर्स रेपो का एक अपग्रेडेड, ज्यादा शक्तिशाली संस्करण है। रिवर्स रेपो वो दर थी जिस पर आरबीआई बैंकों से उनका अतिरिक्त पैसा अपने पास जमा करता था, ताकि बाजार से अतिरिक्त लिक्विडिटी सोख सके। हाँ, लेकिन इसके लिए आरबीआई को बदले में बैंकों को सरकारी बॉन्ड जैसी कोई चीज, मतलब कोलैटरल, गिरवी रखनी पड़ती थी। अब सोचिए, अगर किसी दिन आरबीआई के पास गिरवी रखने के लिए बॉन्ड्स कम पड़ जाएं, तब तो आरबीआई बाजार से अतिरिक्त पैसा नहीं खींच पाएगा। ठीक यहीं पर एसडीएफ काम आता है। ये आरबीआई को बिना कुछ गिरवी रखे बैंकों से असीमित मात्रा में पैसा सोखने की ताकत देता है। ये आरबीआई के तर्कश में एक नया ब्रह्मास्त्र है। तो ये सारे टूल्स आरबीआई को अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण देते हैं और इसी नियंत्रण से वो कमाई भी करता है। अब हम वापस उस 2.69 लाख करोड़ के सवाल पर आते हैं।
ये कमाई आती कहाँ से है? इसके कई स्रोत हैं। पहला, जब आरबीआई सरकार को या बैंकों को कर्ज देता है तो उस पे ब्याज कमाता है। दूसरा, वो विदेशी करेंसी, खासकर डॉलर, खरीदता और बेचता है। जब डॉलर का भाव चढ़ता है तो आरबीआई को फायदा होता है। और एक बहुत दिलचस्प स्रोत है जिसे सीनियरेज कहते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब है नोट छापने का मुनाफा। मान लीजिए 2000 रुपए का नोट छापने की कुल लागत कागज स्याही छपाई मिला के सिर्फ 4 रुपए है। अच्छा। तो नोट की कीमत यानी फेस वैल्यू और उसकी लागत का जो अंतर है यानी 1996 रुपए, वो आरबीआई की कमाई है। और जब लाखों करोड़ों नोट छपते हैं तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली। इन्हीं सब कमाइयों से अपने खर्चे निकालकर और भविष्य के जोखिमों के लिए पैसा अलग रखकर जो बचता है वो सरप्लस होता है, जिसे आरबीआई ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत सरकार को ट्रांसफर कर देता है। ये तो हो गई देश के अंदर की बात, लेकिन आरबीआई एक बहुत बड़ा खिलाड़ी ग्लोबल स्टेज पर भी है, खासकर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में। हाँ, और यहाँ एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आरबीआई आजकल जमकर सोना खरीद रहा है। कितना? मतलब ये बदलाव कितना बड़ा है? ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में सोने का हिस्सा बढ़कर लगभग 15% हो गया है, जो एक दशक पहले सिर्फ 7% के आसपास था। पर ऐसा क्यों? जब हमारे पास डॉलर, यूरो जैसी करेंसी है, तो हम सोना क्यों जमा कर रहे हैं? देखिए, ये एक सोची समझी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। जब दुनिया में राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे कोई युद्ध छिड़ जाए या किसी बड़ी अर्थव्यवस्था की नीतियों पर सवाल उठे, हाँ, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करते हैं। सोना एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, जिसकी कीमत किसी एक देश की सरकार के हाथ में नहीं होती। तो आरबीआई का सोना खरीदना असल में भारत की आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने का एक कदम है। बिल्कुल, ये दुनिया को एक सिग्नल है कि भारत की अर्थव्यवस्था किसी एक करेंसी के भरोसे नहीं है। वैसे इन फॉरेक्स रिजर्व्स में सोने के अलावा और क्या-क्या होता है? इसे याद रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, फॉरेन गोल्ड से रिच। हाँ, ये काफी काम का मेमोरी हुक है। एफ से फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी डॉलर, पाउंड, येन जैसी विदेशी मुद्राएं जो सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। जी से गोल्ड यानी सोना। एस से एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ की अपनी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है। और आर से रिजर्व ट्रांच पोजीशन, जो आईएमएफ में भारत का इमरजेंसी कोटा है। और ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। 2013 में सीधा सवाल था कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या-क्या शामिल है, और जवाब था फॉरेन करेंसी एसेट्स, आरबीआई का गोल्ड और एसडीआरस। तो ये तो हुए आरबीआई के वो तरीके जिनसे वो पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या होता है जब सिस्टम के अंदर कोई एक बैंक या संस्था नियमों को तोड़ती है या किसी आम ग्राहक को परेशान करती है? हाँ, यहीं पर आरबीआई का मास्टर कंट्रोलर वाला रूप एक सख्त रेफरी में बदल जाता है। बिल्कुल। और यहाँ हाल के सालों में सबसे बड़ा सुधार है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। एक देश, एक लोकपाल। हाँ, पहले बैंकिंग के लिए अलग, डिजिटल पेमेंट के लिए अलग और एनबीएफसीज के लिए अलग शिकायत केंद्र थे। अब सबको एक ही छत के नीचे ला दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। मुझे याद है एक बार मेरे एक दोस्त के उसके अकाउंट से गलत पैसे कट गए थे और उसे महीनों तक समझ ही नहीं आया कि शिकायत कहाँ और कैसे करें। ये आम समस्या है। कभी बैंक कहता था कि ये हमारी नहीं, पेमेंट गेटवे की गलती है, कभी कोई और बहाना। तो एक ही दरवाजा होना बहुत बड़ी बात है। यही इसका मकसद है। आप देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी बैंक, एनबीएफसी या पेमेंट ऐप से जुड़ी समस्या हो, शिकायत करने की जगह अब एक ही है। ये ज्यूरिसडिक्शन न्यूट्रल है। रेगुलेशन की दुनिया में एक और बड़ा कदम है एनएफबीसीज के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ का ढांचा बनाना। हाँ, आरबीआई ने एफआईडीसी यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये बिल्ली को ही दूध की रखवाली सौंपने जैसा नहीं है? मतलब जब इंडस्ट्री खुद को ही रेगुलेट करेगी तो क्या वो अपने सदस्यों की गलतियों पर पर्दा नहीं डालेगी? ये एक जायज चिंता है और इसीलिए आरबीआई ने बहुत साफ किया है कि एसआरओ का मतलब आरबीआई का कंट्रोल खत्म होना नहीं है। आरबीआई की निगरानी बनी रहेगी। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आरबीआई अब हर छोटी मोटी शिकायत में दखल देने की बजाय पॉलिसी लेवल पर ध्यान देगा और एसआरओ की जिम्मेदारी होगी कि वो इंडस्ट्री के अंदर एक आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए और उसे लागू करवाए। हाँ, और छोटे मोटे विवादों को आपस में ही सुलझाएं। ये एक तरह से जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण है, जिससे सिस्टम ज्यादा तेजी से काम कर सकता है।
चलिए अब इस कानून की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोन डिफॉल्टर्स की नींद उड़ जाती है। सारफासी एक्ट 2002। ये कानून बैंकों के लिए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने में एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। एनपीए मतलब वो लोन जिनकी किश्तें 90 दिनों से ज्यादा से नहीं चुकाई गई हों। हाँ, यानी वो पैसा जो डूबने की कगार पर है। इस कानून से पहले बैंकों को अपना पैसा वापस लेने के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन सारफासी एक्ट बैंकों को ये शक्ति देता है कि वो बिना कोर्ट गए, बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के कर्ज ना चुकाने वाले की गिरवी रखी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर नीलाम कर सकते हैं और अपना पैसा वसूल सकते हैं। इसमें सिर्फ खेती की जमीन को छूट दी गई है, राइट? हाँ, कृषि भूमि को छोड़कर। और ये विषय एनपीए और बैंकिंग सुधार जीएस पेपर 3 मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कानून से जुड़ी हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसीज, जिन्हें आप फाइनेंशियल कबाड़ी वाला कह सकते हैं। हाँ, ये नाम काफी हद तक सही है। एआरसीज का काम ही यही है, वो बैंकों के पास जाकर उनके बैड लोन्स यानी एनपीएस को एक डिस्काउंट पर खरीद लेती हैं। मान लीजिए एक बैंक का 100 करोड़ का लोन फंसा हुआ है, तो एआरसी कहेगी ये 100 करोड़ आप हमसे 60 करोड़ में ले लीजिए और इस लोन को भूल जाइए। एग्जैक्टली। इससे बैंक की बैलेंस शीट तुरंत साफ हो जाती है और उसे फंसा हुआ कुछ पैसा भी वापस मिल जाता है। अब वो 100 करोड़ वसूलने का सिरदर्द एआरसी का होता है। तो अब तक हमने देखा कि आरबीआई कैसे पैसे को कंट्रोल करता है और कैसे सिस्टम को साफ सुथरा रखता है। अब आखिरी में बात करते हैं बैंकिंग के ढांचे में हो रहे कुछ बड़े बदलावों की। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इसमें सबसे पहले आता है रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज का विलय। हाँ, यहाँ सरकार का नया मंत्र है, एक राज्य एक आरआरबी। मतलब पहले कई राज्यों में छोटे छोटे अलग अलग कई ग्रामीण बैंक होते थे जो अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते थे। हाँ। सरकार अब इन सभी का विलय करके हर राज्य में एक बड़ा मजबूत ग्रामीण बैंक बना रही है। और इसके पीछे की सोच क्या है? सोचिए है कि एक बड़ी इकाई के पास टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और जोखिम सहने की बेहतर क्षमता होगी। वो ज्यादा एफिशिएंट होगी और ग्रामीण इलाकों में बेहतर सेवा दे पाएगी। वैसे आरआरबीज में हिस्सेदारी का पैटर्न याद रखना भी जरूरी है। केंद्र सरकार का 50%, संबंधित राज्य सरकार का 15% और प्रायोजक बैंक यानी स्पॉन्सर बैंक का 35%। ये तो ढांचे को मजबूत करने की बात हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी और पहुंच बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है? यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जिक्र करना जरूरी है। आईपीपीबी तो वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक क्रांतिकारी मॉडल है। कैसे? सोचिए, देश के सबसे दूर दराज के गांव में शायद किसी बैंक की ब्रांच ना हो। हाँ, लेकिन एक पोस्ट ऑफिस और एक डाकिया जरूर होता है। सही बात है। आईपीपीबी इसी विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अब वही डाकिया जो चिट्ठियां और मनी ऑर्डर लाता था, वो अपने साथ एक स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर आता है और आपके दरवाजे पर आपका बैंक खाता खोल सकता है, पैसे जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। ये 100% सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। लेकिन ये पेमेंट्स बैंक है तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना? जैसे ये लोन नहीं दे सकता। हाँ, ये रेगुलर बैंकों की तरह लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। इसकी मुख्य भूमिका लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, उनकी बचत को सुरक्षित रखना और डिजिटल पेमेंट को आसान बनाना है। ये उस आखिरी इंसान तक बैंकिंग पहुंचा रहा है जो अब तक इस सिस्टम से बाहर था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? द वन बिग टेक अवे। वो ये होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक एक म्यूजियम में रखी हुई स्थिर संस्था नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेती हुई डायनामिक संस्था है जो लगातार खुद को बदल रही है। चाहे वो बाजार को कंट्रोल करने के लिए एसडीएफ जैसे नए हथियार बनाना हो, या ग्राहकों की सुनने के लिए ओम्बुड्समैन जैसी व्यवस्था को मजबूत करना हो, या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचाना हो। बिल्कुल, आरबीआई लगातार 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और शायद यही वजह है कि वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक मैनेज कर पाता है और इतना बड़ा सरप्लस भी कमा पाता है जो आखिर में देश के ही काम आता है। वाकई। अगर इस सारांश ने आपकी मदद की तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ये एल्गोरिथम को आप जैसे गंभीर एस्पिरेंट्स तक पहुंचने में मदद करता है। और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। हमारा आज का सवाल है, आपके अनुसार आरआरबीज के विलय का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? और भूले नहीं, फ्री नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम कंटेंट लेजेंड्स के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध हैं। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।